सुप्रभात। आज मैं हिंदी साहित्य की किताब संचिका भाग 8 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पाठ 6 प्रदूषण पढ़ाऊंगी। तो आप लोग पेज नंबर 42 ओपन करिए। यह जो चैप्टर है, अगर मैं इसको पढ़ने लगूंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा और पढ़ने से कोई समस्या हल नहीं होती है जब तक हम इसको समझते नहीं हैं। तो हमें इसको समझना चाहिए और अपने आचरण में इसे लागू भी करना चाहिए, तभी हम प्रदूषण मुक्त हो सकते हैं। आप लोगों ने पेज खोल लिया। चलिए हम बढ़ते हैं इस पाठ की ओर। हम पढ़ते जाएंगे, आप लोग उसको सुनते जाइए। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, सजीव या निर्जीव, वे सब मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। नदियाँ, पहाड़, जंगल, धूप, हवा, वर्षा और पेड़, ये सब हमारे पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं। हम जिस जमीन पर रहते हैं, घूमते टहलते हैं, जिस जल को हम पीते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, यह सब हमारा पर्यावरण ही है। एक समय था जब वर्षा के मौसम में ही वर्षा होती थी, ठंड के मौसम में ही ठंडी पड़ती थी और गर्मी के मौसम में ही गर्मी पड़ती थी। सब कुछ संतुलित था। मौसम अपने समय से आते थे और समय से जाते थे। बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं तो यदा कदा यानी कभी कभी ही देखने को मिलती थीं। नदियों का जल स्वच्छ और प्राणदायक होता था। वायु शीतल और शुद्ध होती थी। वर्षा भी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं सबको जीवन देने वाली थी। प्रकृति में सर्वत्र यानी सब जगह संतुलन था। हरी भरी वनस्पतियों को खाने के लिए भेड़, बकरियां, हिरण आदि शाकाहारी जीव थे। भेड़, बकरी, हिरण आदि शाकाहारी पशु इतने न हो जाएं कि वनस्पतियां ही समाप्त हो जाए, इसलिए शेर, बाघ, चीता, भेड़िया आदि मांसाहारी पशु थे। इस प्रकार प्रकृति ने अपना संतुलन स्वयं ही बना रखा था। इसी का परिणाम था कि सब ओर हरियाली और खुशहाली थी। लोगों में प्राकृतिक आपदाओं का भय नहीं था। धीरे धीरे समय बदला, मनुष्यों की संख्या बढ़ी और ज्यामितीय श्रृंखला की तरह बढ़ती ही चली गई। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ी। जब हमारे पर्यावरण पे मानव की संख्या बढ़ी तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी। भोजन के लिए अधिक अन्न की आवश्यकता होने लगी, रहने के लिए घर की आवश्यकता होने लगी, अन्न उपजाने के लिए खेतों की आवश्यकता हुई। तब खेतों के लिए जंगल काटे गए। फिर इतने लोगों के रहने के लिए आवास की जरूरत हुई तो फिर जंगल काटे गए। फिर सबके लिए रोजगार की जरूरत हुई। रोजगार के लिए कल कारखाने लगाए जाने लगे, इसके लिए भी जंगल काटे गए। इस प्रकार लगातार जंगल कटते रहे। एक समय जहां पृथ्वी पर 80% तक जंगल थे, मात्र 30% ही जंगल रह गए हैं। शेर, बाघ, चीता आदि जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आज अनेक जीव या तो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार में हैं। जंगल नष्ट होने से वर्षा भी प्रभावित हुई और सूखा एवं बाढ़ के खतरे भी बढ़े। भूमि की 1 इंच मोटी परत बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। वहीं भूमि बाढ़ आने पर बह जाती है और बंजर हो जाती है। अब न तो समय से वर्षा होती है, न ही मौसम बदलते हैं। पूरा ऋतु चक्र ही बदल चुका है। इतना सब होने के बाद भी यह सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा है। हम अपने लालच के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं। धरती के गर्भ से खनिज पदार्थों का दोहन किया जा रहा है। पहाड़ों को काट कर पत्थर निकाले जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोक कर बांध बनाए जा रहे हैं। अन्न उपजाने के लिए रासायनिक पदार्थों और कीटनाशक दवाओं का बेतहाशा प्रयोग हो रहा है।
कारखानों के दूषित पदार्थों और शहरों की गंदगी को नदियों में डाला जा रहा है। नदियों का स्वरूप ही बदल गया है। जो नदियां प्राणदायक यानी जीवन की रक्षा करने वाले जल से भरी होती थी, आज दूषित और जहरीली हो गई हैं। नदी के जल में पलने वाले जीव भी नष्ट होते जा रहे हैं। यही नहीं, मानव सभ्यता के विकास ने मिट्टी और हवा पर भी अपना बुरा प्रभाव डाला है। नित्य सैकड़ों टन कूड़ा, जिसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन और रासायनिक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है, फेंके जाते हैं। ये पदार्थ नष्ट नहीं होते बल्कि वर्षों तक मिट्टी में दबे रहते हैं। इनके कारण मिट्टी क्या होती है, बंजर हो जाती है और मरुस्थलों का विस्तार बढ़ता जाता है। वाहनों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जहरीली गैसें होती हैं, के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण लोगों में सांस की बीमारी बढ़ रही है। अब तो वायु प्रदूषण ने वैश्विक संकट का रूप ले लिया है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ने से धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि ये हालत जल्दी नहीं सुधरे तो दुनिया के कई शहर समुद्र में समा जाएंगे। इतना ही नहीं, हिमालय जैसे पर्वतों पर से ग्लेशियर भी लुप्त हो जाएंगे, जिसके कारण गंगा, यमुना जैसी नदियों के सूख जाने का भी खतरा है। साथ ही साथ वाहनों तथा कारखानों की मशीनों का शोर निरंतर ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ा रहा है। इसके कारण रक्तचाप जैसी बीमारियों के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तो परमाणु ईंधनों के प्रयोग के कारण रेडियो एक्टिव कचरे का संकट भी बढ़ा है, जिसके कारण कई आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका प्रभाव न केवल मनुष्य पर बल्कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण वर्षा का जल भी जहरीला हो गया है। अक्सर तेजाबी वर्षा की खबरें सुनने में आती हैं। तेजाबी वर्षा के कारण पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, नदियों और तालाबों का जल भी दूषित हो जाता है। मानव सभ्यता के विकास के लिए जहां एक ओर मानव के जीवन को सुविधा युक्त बनाया है, वहीं दूसरी ओर विश्व भर को अनेक प्राकृतिक असंतुलनों से उत्पन्न आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज ये आपदाएं इतनी बढ़ गई हैं कि मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए ही खतरा बन गई है। अगर शीघ्र ही हम न चेते तो परिणाम भयानक होगा। आज दुनिया भर के देश प्रदूषण और इससे जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी कारण सभी देशों ने इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने और प्रदूषण को नियंत्रित करने में अपना योगदान दें। इसके लिए हमें निम्नलिखित कार्यक्रम और योजनाएं बनानी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, उन पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। बागों में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए। कागज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज बनाने के लिए हमें बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ते हैं या पेड़ काटे जाते हैं। पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग से बचना चाहिए। बाजार जाते समय हमें घर से ही थैला साथ में लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक और शीशा जैसे पदार्थों का पुनः चक्रण अर्थात रिसाइकिल करके पुनः उपयोग रीयूज किया जाना चाहिए। हमें उपयोग करो और फेंको
यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति से भी बचना चाहिए। इससे भी बड़ी मात्रा में कूड़ा पैदा होता है। हमें एक वस्तु का जितनी बार हो सके अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। निजी मोटर वाहनों का प्रयोग भी आवश्यकता होने पर ही करिए। सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से वाहनों के हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। घर, दफ्तर और विद्यालय में हमें ध्यान देना चाहिए कि नल या फिल्स आदि ठीक से बंद हों। बिजली के दुरुपयोग से बचने के लिए अनावश्यक रूप से पंखा, बल्ब, टेलीविज़न, कूलर, एयर कंडीशनर आदि नहीं चलाने चाहिए। रेडियो एक्टिव कूड़ों को जमीन के अंदर 500 फुट की गहराई में दबा देना चाहिए। इन सब से अधिक हमें पेड़ों को लगाने पर और उनकी रक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम स्वयं भी इन बातों का ध्यान दें और इन पर अमल करें तो अपनी पृथ्वी को प्रदूषण के खतरों से बचा सकेंगे, जिससे हमारी धरती सदा हरी भरी और सुंदर बनी रहेगी। तो इस पाठ से आप लोगों को समझ में आया ना कि हमें अपनी धरती को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशा है कि आप लोग भी इसका पालन करेंगे और अपने धरती को, अपने वातावरण को शुद्ध रखने का सतत प्रयास करेंगे। यह रहा आपका ये पाठ प्रदूषण। अब इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न उत्तर, एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास और शब्दार्थ होंगे उसे मैं PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगी। आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।